11 अगस्त, ये फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। पूरा डिटेल में पूरा का पूरा सवाल डिस्कशन करा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और लोगों को शेयर कर दीजिए जिनका एग्जाम आज से बाद में है। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बाबू कि आईसीसी T20 विश्व कप 2026 की सह मेजबान देश कौन कौन से? तो आपको पता है कि T20 2026 में जो हुआ था उसका मेजबानी किसने? भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से किया था। तो भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये है कि आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो ब्रांड एम्बेसडर 2026 के लिए किसे बनाया गया था? तो रोहित शर्मा को। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये है बाबू कि आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? तो संजू सैमसन को, क्योंकि इन्होंने 3 मैच ही खेले थे आखिरी का और कितना 321 रन बना दिए थे। तो संजू सैमसन को क्या चुना गया था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अब नेक्स्ट सवाल है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश में ने की है? तो ये एक्स्ट्रा सवाल है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है? तो इंग्लैंड और वेल्स ने मिलकर किया था इस बार का T20 की मेजबानी। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल ये है, अब इसमें ये भी देख सकते हैं कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो 12। अब बाबू नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि आईपीएल 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल यानी MVP मतलब हुआ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आईपीएल की बात कर रहे हैं, आईपीएल 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वैभव सूर्यवंशी को। किसे? तो वैभव सूर्यवंशी का। नेक्स्ट सवाल अगर देखें यहाँ पे तो क्या है वर्तमान में, क्या है वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में CII यानी उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर मुकुंदन ऑप्शन नंबर क्या है? सी। वर्तमान में CII यानी क्या है उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आर मुकुंदन। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल है बाबू कि छठे एशियाई बीच गेम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो छठे एशियाई बीच गेम का आयोजन कहाँ किया गया है? सान्या चीन में। कहाँ पर? सान्या चीन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ देखते हैं तो क्या कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में जेंडर बजट असेसमेंट स्टेटमेंट के तहत महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये ऑप्शन ए भी देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर सी में कितना 5.01 लाख करोड़, 5.01 लाख करोड़ क्या किया गया है? तो आवंटित किया गया है। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि भारतीय नौसेना ने पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीओर पेट्रोल वेसल्स यार्ड 1280 को किस राज्य से लॉन्च किया है? तो ये ऑप्शन देख लीजिए किस राज्य से लॉन्च किया है? तो ये गोवा से। किस राज्य से लॉन्च किया है? तो गोवा से। और किस ऑप्शन नंबर में है? सी में। कहाँ से लॉन्च किया है? तो गोवा से, ऑप्शन नंबर सी में। अब बाबू यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 2026 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पहली बार किस राज्य में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है? तो ये पश्चिम बंगाल में। और ये इतिहास में पहली बार बीजेपी ने क्या किया? पश्चिम बंगाल में सरकार बनाया है। तो इसमें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये कह रहा है बाबू कि सिंधु जल समझौता, सिंधु जल विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच है? पाकिस्तान के बीच। और ये हुआ कब था? 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। इसमें सहयोग किसने किया था? तो वर्ल्ड बैंक ने। इसमें सहयोग किसने किया था बाबू? वर्ल्ड बैंक ने। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पर ध्यान रखें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। हालांकि इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन नंबर डी। इसमें आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही है। अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.9 सेकेंड में पूरा करके कंप्लीट करके 100 मीटर का दौड़ किसने रिकॉर्ड बना दिया है? तो गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह हम पहले भी ये डिस्कशन करा चुके हैं, और ये देखिए फिर बाद में एग्जाम में आ गया। पहले हम डिस्कशन करा दिए थे लेकिन फिर एग्जाम में आया क्या? गुरविंदर सिंह। तो अगर आप पढ़ के गए होते तो कितना अच्छा रहता। देखिए अब नेक्स्ट सवाल, इसीलिए नेक्स्ट आने वाले सब सवाल ध्यान से सुनिए क्योंकि फिर रिपीट कर सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को निम्नलिखित में से किस आयोग या संस्था का नया उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो किसे? तो 16वें वित्त आयोग का। किसका बाबू? तो 16वें वित्त आयोग का। अगर आप नेक्स्ट सवाल देखें तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि राजघाट किस महापुरुष के पुण्यतिथि के रूप में याद किया जाता है? इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राजघाट महात्मा गांधी का जो, जहां पर महात्मा गांधी को जो जगह है जहां पर दफनाया गया था, तो उस स्थल को राजघाट कहते हैं। और राजघाट महात्मा गांधी, राजघाट तो महात्मा गांधी को जहां
वो मतलब जहाँ दफनाया गया, सही वो दफनाया गया है, वो जगह का नाम क्या है? राजघाट। अब गांधी जी का जिस समय हत्या हुआ था उसको भी 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भगत सिंह का भी जब फांसी लगा था 23 मार्च 1931 को, तो उस दिवस को भी क्या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लाला लाजपत राज के जब मृत्यु हुआ था उसको भी क्या है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अम्बेडकर जी के जब मृत्यु हुआ उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब अम्बेडकर जी के मृत्यु कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर जी की मृत्यु हुआ था। और जन्म दिवस कब मनाया था अम्बेडकर जी के? तो 14 दिसंबर को, माफ कीजिएगा 14 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती कब? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती कब? 14 अप्रैल को। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी युद्धक क्षमता और मारक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए वायु शक्ति 2026 का अभ्यास कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया वायु शक्ति 2026 का? तो यहाँ पर देख लीजिए पोखरण राजस्थान में। कहाँ पर? पोखरण राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी। अब बाबू अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ देखें, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो आप ये देख लीजिए याओंडे, कैमरून। कैमरून में एक जगह क्या है? याओंडे, वहां पर किया गया था। अब WHO का स्थापना कब हुआ है? तो बताइए। पहली बार, सॉरी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। कब? 1995 में। नेक्स्ट सवाल ये देख लीजिए बाबू कि नेक्स्ट सवाल क्या है? पहले इसका गैट नाम था, गैट से नाम बदल कर पहले गैट नाम था। तो इसको गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। उसको नाम बदल के 1995 में डब्ल्यू क्या कर दिया? TO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। तो अगर सवाल ये पूछेगा कि WTO का स्थापना कब हुआ है तो 1995 में आपको लगाना पड़ेगा। अब कह रहा बाबू 21 अप्रैल 2026 को भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास का चौथा संस्करण यानी इंसलिनेक्स डिवेक्स 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? त्रिंकोमाली, श्रीलंका में। त्रिंकोमाली कहाँ पे? श्रीलंका में। और ये ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। और ये अल्टरनेट होता है, एक साल वहां पे तो एक साल यहाँ पे, यानी एक साल श्रीलंका में एक साल इंडिया में। कहने का मतलब ये है। अब कह रहा है बाबू RBI की फरवरी 2026 में मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार समिति ने भविष्य के नीतिगत कदमों के लिए किस रुख को अपनाने या जारी रखने का निर्णय लिया है? तो ये RBI जो है मौद्रिक नीति में कोई बदलाव ना करके क्या किया है? तो उदार समायोजन का तथास्थ रहने का निर्णय लिया है। क्या है? तथास्थ रहने का निर्णय, यानी कहने का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है। किसने? RBI ने। अब कह रहा बाबू यहाँ पे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अन्य किस नाम से जाना जाता है जो विद्युत मोटर या डायनेमो के कार्य के सिद्धांतों को समझने में उपयोगी है? अब सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो मोटर है, विद्युत मोटर, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता था? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे। तो ये बाबू यहाँ देख लीजिए अब किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये डायनेमो के नियम पर ये लिखा है, यह है ऑप्शन बी। तो ये और बहुत ईजी हो गया। अब नेक्स्ट सवाल में अगर देखते हैं तो कह रहा साबुन का घोल या उसके बुलबुले को मोटी परत शुरुआती में धुंधली यानी क्लाउड क्यों दिखाई देती है जो प्रकाश के बिखराव की स्थिति पैदा करती है? तो क्यों धुंधली क्यों दिखाई देती है? तो यहाँ पर क्या है कि मिसेल्स द्वारा प्रकाश का परिकिरणन किया जाना। मिसेल्स के द्वारा जो साबुन में होते हैं उसके द्वारा क्या करना? तो प्रकाश के प्रकिरणन किया जाने के कारण ही होता है। अब नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें प्रवर्तित होकर कहाँ से होकर गुजरेगी? तो आप बाबू ध्यान रखिए कि अगर एक ई क्या है अवतल दर्पण, यहाँ पर कोई वस्तु सी का वक्रता केंद्र क्या है? सी वक्रता केंद्र ए पे यहाँ पे है। तो अगर कोई वस्तु सी पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो सी ए पर। और एकदम बिल्कुल बराबर आकार के बनता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। तो ये सवाल सही है, वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। अब 6 कंडीशन हम बता दिए हैं बाबू। तो अगर आप नहीं समझे हैं, नहीं सुने हैं अभी तक, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए और बहुत ध्यान समझ लीजिए, वहां पर पूरा आराम समझा है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का संपूर्ण आवेश कहाँ होता है? तो नाभिक में। परमाणु कहाँ पर? तो केंद्रक या नाभिक में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। अब अगर बाबू नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखें तो क्या है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहाँ स्थित होता है? तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहाँ आवेशित होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए क्या? तो परमाणु केंद्रक में यानी नाभिक में, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख लीजिए, सेम सवाल था ऊपर नीचे
केवल थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। हाँ बाबू, यहाँ पर क्या कह रहा है, अब ये देख लीजिए कि क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ उच्च संख्या में द्वितीय यानी स्थानिक जीव पाए जाते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितिक और प्राकृतिक आवासीय तेजी से नष्ट होने वाले खतरों में है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है बाबू, बताइए जल्दी आंसर। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटिकल हॉटस्पॉट कहते हैं। अब एक एक बात को याद कीजिए, एज इट इज सवाल रिपीट कर रहा है, इसीलिए बहुत ध्यान से सवाल को पढ़िए और याद करके जाइए कि सवाल को क्या कह रहा है कि यदि कोई इंसान पानी के अंदर से बाहर की स्थिति एक स्थित किसी पेड़ या वस्तु को देखता है, तो पेड़ आसानी से पेड़ अपनी वास्तविक जगह से दूर या ऊंचा या टेढ़ा क्यों प्रतीत होता है? तो अगर जब प्रकाश पानी में घुस जाता है तो वो किसके कारण बाबू? तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जब टकरा के लौट जाए उसके प्रवर्तन के कारण, जब घुस के, तो देखिए ना, जिस सिक्का वाला है या पानी के अंदर से देख रहा है तो प्रकाश घुस रहा है ना उसके आंख में, तो जब पानी में घुस जाता है तो उसको अपवर्तन कारण होता है, और जब टकरा के लौटता है उसको प्रवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पानी में घुस के दिख रहा है टेढ़ा, तो इसको उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे। अगर बाबू अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को जल में घोलने पर उसके प्रबल क्षारीय होने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? प्रबल उसे क्षारीय होने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो यहाँ ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा है, तो यहाँ ऑप्शन पढ़िए। हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन NaOH आयन मुक्त होने के कारण विलयन कैसा हो जाता है? तो क्षारीय। विलयन कैसा हो जाता है बाबू? क्षारीय। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी वस्तु की मंद गति यानी डिक्सेलरेटेड मोशन को दर्शाती है, जहां वस्तु पर बाहरी असंतुलन बल कार्य करता है? जहां पर बाहरी असंतुलन बल कार्य करता है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पर बी में क्या लिखा गया है? तो बी में ये लिखा गया है बाबू, ध्यान से पढ़िए यहाँ पे कि किसी गेंद को फर्श पर लुढ़काने पर घर्षण के कारण उसकी गति धीरे धीरे कम होती है। इसका कारण क्या है? कि बाहर से कोई बल लग रहा है, वो बल कौन है? घर्षण बल, जिस कारण से गेंद क्या हो रहा है? रुक जा रहा है। नहीं तो एक बार लुढ़काने के बाद बॉल को सदा चलते रहना चाहिए, लेकिन रुकने का कारण क्या है? क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल लग रहा है और इसीलिए रुक रहा है, और वो बाह्य बल का नाम क्या है? तो घर्षण बल। अगर बाबू अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ देखें तो दिव्यांग जनों या विकलांगों के लिए सुरक्षित रैंप बनाते समय निम्नलिखित में से किस मुख्य बात का ध्यान रखा जाता है? सुरक्षित रैंप कई घर में देखे होंगे कि ऐसे डिजाइन रुखरा रुखरा डिजाइन बना के गाड़ी चढ़ाने के लिए बनाया जाता है ना, उसी को रैंप कहा जाता है। तो ये रैंप कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मतलब टेक्निकल चीज़ नहीं है। तो रैंप क्यों बनाया जाता है? तो खुरदरा इसीलिए बनाया जाता है कि उनको क्या है, चढ़ने उतरने में क्या हो, अत्यधिक आसानी हो। चिकना अगर रहेगा तो लोग क्या हो जाएंगे, पिछल जाएंगे ना, तो उसे बचने के लिए क्या किया जाता है? रैंप एंड ढलान बनाए जाते हैं। तो रैंप यहाँ देख लीजिए क्या है कि रैंप पर कोई सुरक्षा रोलिंग ना लगाया जाए, ये फालतू बात है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है कि रैंप को घर्षण युक्त यानी खुरदरे पदार्थ से बनाए जाते हैं, जिससे क्या हो कि गिरने की संभावना क्या हो जाए? कम हो जाए। काम क्या ना हो जाए? कहता डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDPA के तहत स्कूल में बच्चों के व्यक्तिगत डेटा जैसे बायोमेट्रिक, फोटो और रिजल्ट को डिजिटल रूप से प्रोसेस करने के लिए किसकी अनुमति या सहमति अनिवार्य की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में कि बच्चों के माता पिता या कानूनी अभिभावक के अनुमति जरूरी है। कानूनी अभिभावक कौन होते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चा को गोद लिया हुआ है तो उसको वो क्या होते हैं? कानूनी अभिभावक। और अब गोद लेने के लिए जो गोद लेने वाला है और वो जो गोद जिसको लिया जा रहा है, वो दोनों के बीच का उम्र क्या है? 21 साल का होना चाहिए। ये नहीं कि 22 साल का लड़का और 19 साल की लड़की गोद लेगा, तो ये दोनों के बीच का अंतर 3 साल है, तो ये फिर ये गोद लेना इसको नहीं कहा जाएगा। दोनों के बीच एज का अंतर कितना होना चाहिए? कई साल होना चाहिए, तभी उसको गोद लिया जाना कहा जाएगा और कानूनी रूप से मान्य होगा, अन्यथा नहीं। अब कह रहा है बाबू, अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का विकल्प चुनिए। अब यहाँ देखिए ये इस तरह से है ना कि 1 और 2, तो ये कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया में एक तत्व टूटकर 2 उत्पाद बनाए जाते हैं। तो ठीक बात है कि हर अपघटन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। ऐसा है कि हर अपघटन अभिक्रिया में होना ऑक्सीजन का अनिवार्य है? तो बिल्कुल ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि हर
क्या है अपघटन में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, तो ये तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लेकिन क्या है बाबू, अपघटन अभिक्रिया में एक तत्व टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं, ये गलत है। हालांकि दो भागों में टूटता है लेकिन उत्पाद बनाते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये दोनों कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी में। तो अब बाबू यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को अगर देखा जाए तो कह रहा है कि एक लड़का प्रयोगशाला में पौधे की जड़ और तने के बड़े होने यानी वृद्धि करने पर प्रयोग कर रहा है, तो उसे इस परिक्रिया के लिए उत्तरदायी कौन सा पादप मिलेगा, इसके लिए कौन सा पादप उत्तरदायी है। तो यहाँ पर देख लीजिए विभिजियोत्की ऊतक कौन उत्तरदायी होगा, तो विभिजियोत्की ऊतक कौन उत्तरदायी होगा, तो विभिजियोत्की ऊतक। विभिजियोत्की ऊतक कौन है, मेरिस्टेमिक ऊतक। तो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। अब बाबू अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा एक निलंबन यानी सस्पेंशन का उदाहरण है। तो सस्पेंशन का उदाहरण जो यानी बाहर से ही दिखते रहे कि ये दो चीज काची काची मिलाया गया है, जैसे नली में नली का जो होता है पानी, उसमें सस्पेंशन का उदाहरण होता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि चीनी और पानी घोल सस्पेंशन नहीं, यानी निलंबन का ये समांगी मिश्रण का है, उस समांगी मिश्रण का हो जाएगा। तब मटमैला पानी या कीचड़ युक्त पानी है, ये क्या होगा, सस्पेंशन का उदाहरण, विसमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है बाबू कि देखिए यहाँ पर कौन सा कि क्या कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खाद्य श्रृंखला के जीवों में घास, टीडा, सांप और बाज में हानिकारक रसायन या डीडीटी की सांद्रता के सही बढ़ते हुए क्रम है। तो सबसे देखिए ज्यादा किसमें होगा, तो जो सबसे शीर्ष श्रेणी पर रहता है उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो घास में जाएगा पहले डीडीटी, उसको खाएगा कौन, टीडा। जितना घास में होगा उससे बढ़ के जाएगा किसमें, टीडा में। और टीडा को खाएगा कौन, सांप, उससे बढ़ के जाएगा किसमें, सांप में। सांप को कौन खा जाएगा, बाज। तो सबसे ज्यादा डीडीटी किसमें होगा, बाज में। यानी इसी को तो बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। और जहर खाते हैं तो धीरे धीरे मात्रा क्या होता है उसका, बढ़ते जाता है। और लिंडमान का नियम भी यही है, जानते हैं ना लिंडमान का नियम, लिंडमान का 10% का नियम कह रहा है कि परमाणु की किसी दी गई मुख्य ऊर्जा कक्षा या कोष में उपस्थित हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है। तब बाबू आप जानते हैं ना कि कक्षा के, एल, एम और फिर क्या होता है, एन। अब इस तरह से के बराबर 1 होता है, के एल बराबर क्या हो जाएगा 2, एन बराबर क्या हो जाएगा 3, आगे 4 हो जाएगा इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या क्या होता है, तो क्या है 2n²। तो अगर पहला में देखेंगे तो एन की जगह पर 1 रखेंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, दूसरा कक्षा में कितना होगा बाबू, तो 2n², एन की जगह पर क्या रखना है 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। तो दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर बाबू तो ये ऑप्शन ने सीधा फार्मूले पूछ रहा था, हमको लगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था, फार्मूला सीधा पूछा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो ये आसान था, बहुत आसान था। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि दक्षिण अंगुष्ठ नियम यानी दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम किसने दिया था, तो ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। लेकिन आप ध्यान रखिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था, तो बहुत लोगों को ये लगता है ना फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में बात कर रहा है, तो बच्चे मार देते हैं क्या फ्लेमिंग अगर ऑप्शन में आता तो लेकिन नहीं, अगर अंगुष्ठ नियम कहेगा तो कौन, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, तो मैक्सवेल को ध्यान रखना है। अब कह रहा है बाबू कि वैश्विक वैज्ञानिक स्वास्थ्य और जीवन रक्षक टीकों की सुलभता में उत्कृष्टता योगदान के लिए हाल ही में किस बायोफार्मा कंपनी या नेतृत्व को प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट उत्कृष्टता और फिलेंथ्रोपिक लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किस है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। किस है बाबू, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो कोविड का वैक्सीन बना रही थी। और इसके कौन है, सीईओ कौन है, साइरस पूनेवाला, साइरस पूनेवाला। अब नेक्स्ट सवाल बाबू यहाँ पर क्या है, इसरो ने अक्टूबर 2025 के अंत में किस महत्वाकांक्षी स्वदेशी उपग्रह को प्रक्षेपण पैड पर क्या है स्थापित कर नवंबर 2025 की शुरुआत में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो कौन क्या है, आपको है पता, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है क्या बाबू, CAS-03। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट सवाल में देखें तो क्या है, भौतिकी और इंजीनियरिंग में किसी वस्तु पर पड़ने वाले लोड यानी भार को किस उपकरण या विधि द्वारा प्राथमिक रूप से अभिलेखित यानी मापा जाता है, तो ये किसके रूप आता है, कमानीदार तुला के द्वारा। किसके द्वारा बाबू, तो कमानीदार तुला के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। अगर बाबू नेक्स्ट सवाल में देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित तो होने वाले विद्युत धारा को नियत रखा जाए और उसका प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उत्पन्न होने वाले हीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं ना एच बराबर क्या होता है, आई
आई आर स्क्वायर टी। तो यहाँ पर बाबू आई स्क्वायर आर टी होता है, सॉरी गलत लिख दिया फॉर्मूला। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है बाबू, एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। तो सवाल यहाँ पर क्या कहा है कि अगर प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाएगा तो अभी फार्मूला क्या बताएं आपको कि एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तब बाबू प्रतिरोध को दुगना करने का बात कर रहा है, तो अगर करंट को दुगना करने का बात करता तो कितना हो जाता प्रतिरोध, सॉरी हीट कितना गुना हो जाता, 4 गुना। लेकिन इसका बात कर ही नहीं रहा है, टाइम की बात कर ही नहीं रहा है, बात क्या कर रहा है, प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध को दुगना कीजिएगा तो यहाँ सीधा सीधा 2 ही गुना होगा, लेकिन करंट का अगर दुगुना करता था तो हीट कितना होता, 4 गुना। लेकिन प्रतिरोध को दुगुना करेगा तो यहाँ पे हीट का गुना बढ़ेगा, 2 गुना। अगर 4 गुना करेगा तो 4 गुना प्रतिरोध बढ़ेगा, 3 गुना करेगा 3 गुना। अगर 7 गुना करेगा प्रतिरोध को तो हीट भी क्या गुना होगा, 7 गुना। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो उसमें भी दुगुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू, सी। अगर नेक्स्ट सवाल अगर देखा जाए तो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले यूग्मनज यानी जाइगोट को कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्र। अगर मानव का जो बच्चा भी बना है तो मानव ही ना बना है बाबू, तो उसमें भी क्या होगा गुणसूत्र की संख्या 46। अब 46 कहाँ से होता है, तो क्या होता है 22, और 22 क्या होता है, शरीर बनने के लिए दोनों तरफ से आता है मम्मी और पापा से, तो 22 22 44। लेकिन एक एक्स और एक क्या होता है वाई, लड़कों के लिए। अगर एक्स तो आएगा मम्मी से, और अगर पापा से आया वाई तो क्या बनेगा, लड़का। और अगर मम्मी से भी आया एक्स और पापा से भी आएगा एक्स तो क्या बन जाता है, बन जाती है तो लड़की बन जाती है। और इसी तरह से 46 क्रोमोसोम कंप्लीट होता है। अगर नेक्स्ट सवाल में देखें बाबू कि न्यूटन के 2 प्रिज्मों वाले प्रयोग में यदि दोनों समरूप हैं तो प्रिज्म के पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टा रखा गया है, दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टा रखा गया है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा था। अगर एक प्रिज्म इस तरह, दूसरा प्रिज्म क्या है बाबू, क्या है, तो दूसरा प्रिज्म अगर इस तरह से रखा गया है तो एक श्वेत प्रकाश को इधर से गुजारेंगे तो एक कई भागों में अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा। लेकिन फिर आगे प्रिज्म को उल्टा करके अगर आप रख दिए हैं तो ये फिर से जाके कई रंग हो जाएगा, मिलके एक रंग बन जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा बाबू, यूनाइट हो जाएगा। तो यही सवाल कह रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी में। ये पहले भी समझा चुके हैं, दोबारा एग्जाम में आया है। अगर नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू कि यदि निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन में से कौन सा हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया के प्रति अत्यधिक अभिक्रियाशील है। कह निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन के प्रति क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, एथीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा, तो एथीन। याद करके जाइए एथीन। फार्मूला पहले हम आपको बता दिए हैं, क्या एथेन माने क्या, एल्केन, सब कुछ बता दिए हैं। आप पीछे वाला वीडियो में जाकर देखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्तियों में उपस्थित रंध्रों यानी एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो क्या करते हैं, एस्टोमेटा जो है जल को भी बाहर निकालता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का विसरण भी कौन करता है, तो कौन करता है, तो गैसों का विनियमन कौन करता है, तो एस्टोमेटा यानी जिसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, एस्टोमेटा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। अगर नेक्स्ट सवाल देखे बाबू तो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट सवाल में ये कह रहा है कि यहाँ ये सवाल जो है कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण एक असंतुलित बल को दर्शाता है। तो संतुलित बल उसको कहते हैं जो किसी वस्तु पोजीशन पर, किसी वस्तु पर लगे लेकिन उसके पोजीशन में बदलाव ना कर पाए। जैसे आप किसी दीवार को धक्का दिए और दीवार हिला तक नहीं, तो क्या कहेंगे कि वह बल कैसा हुआ, असंतुलित। लेकिन आप एक बॉल पर पैर से मारे तो बॉल कहाँ कितना दूर भाग गया, तो बहुत दूर भाग गया, तो उसके पोजीशन में चेंज आ गया, तो वो बल कैसा है, असंतुलित बल। यानी अगर पोजीशन में चेंज कर देता है तो असंतुलित बल। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि मेज पर रखी हुई एक भारी पुस्तक, कहता रस्सी के खेल में मैदान दोनों टीमों की एक ही स्थान पर स्थिर रहना, तो वो ठीक है। यहाँ पर वो भी नहीं है, मैदान पर रखी फुटबॉल को किक मारना। अब देखिए जो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं तो वही एग्जाम्पल क्या आ गया ऑप्शन में, तो वही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ऐसा ऐसा एग्जाम में आया है सवाल, तो ये नॉर्मल सवाल है। अब बाबू देखिए, आप शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को शेयर करिए कम से कम 5 लोग जरूर, और लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किए हैं तो कमेंट कुछ करिए अगर आपको कैसा लगा वीडियो तो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि PDF सारा वीडियो के बाद वहीं जाता है।
धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।